लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे बोर एटॉमिक मॉडल। हमने देखा कि कैसे क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए थे बोर ने एटॉमिक अपने मॉडल को एक्सप्लेन करते हुए, और क्या बोर्स मॉडल के ड्रॉबैक्स थे। तो अब क्या हुआ कि साइंटिस्ट, हमने कहा कि नहीं, मतलब वो एक बात होती है ना कि मजा नहीं आया बोर मॉडल देखकर, कि कुछ न कि कोई ऐसी, वो जो हमने 4 ड्रॉबैक्स डिस्कस करे थे, तो उन्होंने कहा कि हमें अब कोई ऐसा मॉडल चाहिए जो हर चीज एक्सप्लेन कर सके, जिसका कोई ड्रॉबैक ना हो। तो क्या हुआ, बोर मॉडल के बाद धीरे धीरे और स्टडीज हुई और एडवांसमेंट्स हुए। तो 2 डेवलपमेंट्स हुए हमारे मेजरली। पहला था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, दूसरा था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बात करेंगे अभी हम दोनों के बारे में। तो पहला मैंने क्या कहा, ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर। ये किसने बताया था? डी ब्रॉगली ने। तो डी ब्रॉगली हमारे एक साइंटिस्ट थे। डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि आप लोग एक चीज इग्नोर कर रहे हैं अभी तक। आपने कहा कि रेडिएशन में ड्यूअल कैरेक्टर होता है। रेडिएशन में पार्टिकल लाइक और वेव लाइक दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, बट उन्होंने कहा आप लोग एक चीज और नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि हमारे मैटर में भी ड्यूअल कैरेक्टर होते हैं। डी ब्रॉगली ने एक हमें वो दिया, एक प्रिडिक्शन दी, समझा जाए तो, क्योंकि उस टाइम तक कुछ प्रूफ नहीं हो पाया था। जब डी ब्रॉगली ने हमें बोला, डी ब्रॉगली ने बोला कि जस्ट लाइक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैटर में भी ड्यूअल कैरेक्टर्स होते हैं। मैटर में भी आपका वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होते हैं। डी ब्रॉगली ने हमें ये कहा, और उन्होंने क्या कहा कि जिस तरीके से आपका रेडिएशन की वेवलेंथ और मोमेंटम दोनों होते हैं। उन्होंने कहा जिस तरीके से रेडिएशन में वेवलेंथ और मोमेंटम दोनों होते हैं, वैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन यानी मैटर यानी एटम यानी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उन्होंने बोला उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की भी अपनी एक वेवलेंथ और मोमेंटम होना चाहिए। ये हमें डी ब्रॉगली साहब ने बोला। तो उन्होंने बोला कि अब अगर आपको वेवलेंथ निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, तो उन्होंने उसके लिए फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला क्या था? लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, या ऐसे लिख सकते हैं h/p, where p is the linear momentum of the electron। तो उन्होंने ये फॉर्मूला दिया, और ये जो लैम्डा यहाँ पे था, इसको बोला गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली साहब ने बोला कि जो भी मैटर है, कोई भी मैटर हो, कुछ भी हो, चाहे कोई बॉल है, चाहे लार्ज से लार्ज, स्मॉल से स्मॉल, कोई भी मैटर हो, हर मैटर में ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पार्टिकल लाइक भी और वेव लाइक नेचर दोनों होती हैं। तो उन्होंने तो प्रेडिक्शन कर दी, और उन्होंने एक बात और कही कि अभी तक आपको ये इसलिए नहीं पता लग पा रहा था, या बड़े ऑब्जेक्ट्स में इसलिए नहीं पता लग पाता क्योंकि उनका मास ज्यादा होता है। तो जो वेव लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं वो नेग्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही कम होता है। देखिए बुक में लिखा है, पैराग्राफ रीड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रॉगली, एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज अ वेव कैरेक्टर, कि जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसका वेव कैरेक्टर होता ही होता है उसमें। Wavelengths associated with ordinary objects are so short that their wave properties cannot be detected। क्या बोला उन्होंने कि जो बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें जो उनसे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है, तो वो नेग्लेक्ट हो जाती है। बट अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फिर भी ऐसी होती है कि आप एक्सपेरिमेंटली उसको पकड़ सके। प्रूफ कैसे हुई डी ब्रॉगली की बात? बाद में एक्सपेरिमेंट हुए, तो बाद में एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें क्या पता लगा कि एक इलेक्ट्रॉन बीम पास करी गई, तो ये नोटिस करा गया कि इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्रैक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन बीम में, कि इलेक्ट्रॉन, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन बीम इज अंडरगोइंग
डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन दो फिनोमिनन होते हैं, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। दीज टू फिनोमिनन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स। ये आपको 12th क्लास में फिजिक्स में पढ़ा जाएगा, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। अभी सिर्फ हम इन दोनों नाम से ही चलेंगे, नाम ही यूज करेंगे हम। तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जो होता है वो सिर्फ हमारी वेव्स ही शो करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो भी डिफ्रैक्शन, उसमें भी डिफ्रैक्शन हो रहा था। तो इससे डी ब्रॉगली की बात प्रूव हो गई कि हमें ये तो पता ही था कि इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर है, बट इससे डी ब्रॉगली की क्या बात प्रूव हो गई कि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर भी है। तो डी ब्रॉगली की बात सच हो गई कि मैटर में भी ड्यूअल कैरेक्टर होता है। ये हो गई डी ब्रॉगली की बात। अब क्या हुआ, अब हमारे एक और साइंटिस्ट आए, हाइजेनबर्ग। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो प्रिंसिपल लिया था उसका नाम था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उन्होंने क्या कहा कि ऐसा फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और उसका मोमेंटम या वेलोसिटी, किसी भी, क्या बोला मैंने, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी आप साइमल्टेनियसली दोनों को एक्यूरेटली नहीं मेजर कर सकते। ठीक है, बस स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन simultaneously the exact position and exact momentum or velocity of an electron। उन्होंने बोला कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और जो मोमेंटम है या वेलोसिटी है उसकी, आप दोनों ही चीजें एक साथ एक टाइम पर एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। और उन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी। क्या इक्वेशन दी उन्होंने, देखते हैं। उन्होंने मैथमेटिकली एक इक्वेशन दी। क्या उन्होंने बोला कि लेट डेल्टा एक्स मीन्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी मीन्स अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, कि ये जो अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का जो प्रोडक्ट है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई। इसकी जो क्या कहते हैं, इसका जो प्रूफ है या डेरिवेशन जो है इस इक्वेशन की, वो इस बुक के स्कोप से बाहर है। तो डेरिवेशन हम लोग नहीं स्टडी करते हैं, हम सिर्फ इक्वेशन स्टडी करते हैं। तो उन्होंने बोला कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई। उन्होंने क्या करा फिर, डेल्टा v को किससे रिप्लेस कर दिया, m डेल्टा v से। डेल्टा v मींस अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो क्या हुआ, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा m delta v and that should be greater than equal to h by 4 pi, and then we have m को इधर ले जाते हैं, डेल्टा x into डेल्टा v that should be greater than equal to h by 4 pi m। ये उन्होंने अपनी जो प्रिंसिपल था उन्होंने उसका ये मैथमेटिकल इक्वेशन दिया अपने प्रिंसिपल का। अब उन्होंने कहा कि इसको हम एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। क्या एग्जांपल, कि सपोज अगर मेरे को किसी शीट की थिकनेस मेजर करनी है, मैंने आपको ऐसा स्केल दे दिया जिसपे कोई मार्किंग्स ही नहीं है, क्या आप उससे मेजर कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे थिकनेस। क्यों? क्योंकि उस पर कोई मेजरमेंट्स ही नहीं कर रखे हैं। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा चलो, मैंने आपको ऐसा स्केल दिया जिसपे मेजरमेंट्स बनी हुई है, अब आपको शीट की थिकनेस मेजर करनी है, अब आप कर पाओगे? तो अब क्या बात आती है कि हमारे पास स्केल ऐसा होना चाहिए, सपोज मेरे पास ये शीट है, ये बुक है, मेरे को ये बुक है मेरे पास, मेरे को इसकी थिकनेस मेजर करनी है, तो मेरे पास ऐसा स्केल होना चाहिए ना जिसमें जो मार्किंग्स है वो इससे छोटी हो, इसकी थिकनेस से कम हो, ताकि मैं एक्यूरेटली मेजर कर सकूं। तो उन्होंने बोला मुझे ऐसा स्केल चाहिए। तो वैसे ही अगर मैं बात करूं कि मुझे इलेक्ट्रॉन की मोशन के बारे में जानना है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसके मोमेंटम के बारे में जानना है, तो मैं क्या करूं, मैंने एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करा, तो मेरे को कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो इलेक्ट्रॉन से भी कम, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से भी कम वैल्यू को मेजर कर सके। अब इलेक्ट्रॉन तो एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा होता है ना, नेकेड आई से दिख भी नहीं सकता, पॉइंट साइज होता है। तो उन्होंने बोला ऐसा तो कोई अब इंस्ट्रूमेंट आ नहीं सकता जब तक, क्योंकि थे नहीं माइक्रोस्कोप्स वगैरह। तो उन्होंने कहा ऐसा तो कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं। तो उन्होंने बोला मैं क्या करूं कि मैंने लाइट डाल दी इस पर, इलेक्ट्रॉन पर मैंने लाइट डाल दी।
तो लाइट डालने के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड हुए होंगे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि अब लाइट डाल दी मैंने तो मेरे को इलेक्ट्रॉन विजिबल तो हो गया लाइट के इन्फ्लुएंस में, तो मुझे उसकी पोजीशन तो एक्यूरेटली पता लग गई। बट क्या हुआ, जब लाइट के जो पार्टिकल्स थे वो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज हो गई होगी कोलिजन के बाद। तो उन्होंने बोला कि अब मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं वेलोसिटी भी कोलिजन के बाद जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है उसको भी एक्यूरेटली मेजर कर लूं। तो उन्होंने बोला आप इसको इस एग्जांपल की हेल्प से समझिए। तो इस तरीके से उन्होंने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया कि इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि मुझे पोजीशन तो एक्यूरेटली पता लग गई बट मुझे उसकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एक्यूरेटली पता नहीं लग सकती। वही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था कि आप पोजीशन और वेलोसिटी या मोमेंटम दोनों चीजें एक साथ साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन के लिए। अब हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या थी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, कि कैसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने हमें हेल्प की आगे फर्दर डिस्कवरी फर्दर स्टडीज में। क्या हुआ, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से पहली चीज क्या हुई कि उसने रूल आउट कर दी, इट रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ्स और ट्रैजेक्टरीज। इसका मतलब क्या है, देखिए कोई भी डेफिनेट पाथ या किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी, यानी कि ट्रैजेक्टरी से मेरा मतलब है कि सपोज मेरे को इस पॉइंट पे पता है कि ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है, मेरे को अब ये बताना है कि कुछ समय बाद ये कहाँ होगा, तो मुझे इसकी ट्रैजेक्टरी बतानी पड़ेगी किस तरीके से जाएगा और कहाँ जाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी बताने के लिए मेरे को उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी एक जगह पर एक्यूरेटली पता होनी चाहिए। मेरे को उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे एक्यूरेटली पता होनी चाहिए, तभी आई कैन ट्रेस इट्स एक्चुअल ट्रैजेक्टरी, और तभी हम बता सकते हैं कि वो कुछ समय बाद कि यहाँ पे होगा, या स्ट्रेट ट्रैजेक्टरी होगी तो यहाँ पे होगा, पैराबोलिक होगी तो यहाँ पर होगा। बट क्योंकि हाइजेनबर्ग ने बोला था कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली मेजर कर सको, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी रूल आउट हो गई। तो यहीं पे हमारा बोर्स मॉडल कॉन्ट्रडिक्ट हुआ था। हमारा बोर्स मॉडल क्यों फेल हुआ वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड क्या चीज हुई कि ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था ये मेरा सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे ही वैलिड था। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स मतलब बहुत छोटे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सपोज क्यों, पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे ही क्यों वैलिड था। देखिए बुक में कैलकुलेशन भी शोन है, आप देख सकते हैं बाद में, कि अगर मैं इसको 1 मिलीग्राम के ऑब्जेक्ट पर भी अप्लाई करूं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी 10⁻⁻⁶ kg के ऑब्जेक्ट पर भी, तो भी मेरी अनसर्टेनिटी इतनी कम आएगी। यू कैन चेक द वैल्यू कि अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट डेल्टा x डॉट डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm है हमारे पास। हमें अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है, ये अनसर्टेनिटी हमें कैलकुलेट करनी है। मेरे को बोला है कि मैंने 1 मिलीग्राम के ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करा है, मुझे अप्लाई अनसर्टेनिटी बतानी है 1 मिलीग्राम के ऑब्जेक्ट में। तो h की वैल्यू मेरे को पता है 6.626 into 10⁻⁻34, 4 पाई की वैल्यू 3.14, मास कितना गिवन है 10⁻⁻6। तो अब अगर हम देखें, अगर हम इन चीजों को नेग्लेक्ट भी कर रहे हैं, सपोज मैं अगर इस चीज को अप्रोक्सीमेटली 3 ले लूं और इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 6 ले लूं, तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, और मेरा दिस इज द अप्रॉक्स आंसर जो हम देख रहे हैं, अभी एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो ये कुछ आना चाहिए 0.5 into 10⁻⁻28, कुछ ऐसा आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, कुछ इतनी अनसर्टेनिटी आनी चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं कि 10 की कितनी पावर है -28, यानी कि कितनी कम, बिल्कुल नेग्लिजिबल अनसर्टेनिटी आई है। जबकि अभी तो मैंने सिर्फ 1 मिलीग्राम का ही ऑब्जेक्ट लिया था, अगर मैंने 1 kg का ले लिया तो और भी कम आएगी। तो इसलिए हाइजेनबर्ग ने क्या बोला, इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की क्या सिग्निफिकेंस थी कि ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज पर ही एप्लीकेबल था, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज पर ही वैलिड था। ठीक है, क्यों, मैंने आपको ये प्रूव करके दिखा दिया यहाँ पर कि ये क्यों वैलिड था।
तो अब क्या हुआ, बोर्स मॉडल मेरा कैसे फेल हुआ, देखिए कि हाइजेनबर्ग ने कह दिया और उन्होंने ये कह दिया कि आप पोजीशन और वेलोसिटी दोनों सेम टाइम पे नहीं कैलकुलेट कर, नहीं आप जान सकते, पता नहीं लगा सकते दोनों को एक्यूरेटली, दोनों चीजें। तो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि हम बोर्स की थ्योरी को थोड़ा सा चेंज करेंगे, कि बोर ने कहा था हमारे फिक्स्ड ऑर्बिट में मिलेगा हमें इलेक्ट्रॉन, बट ऐसा नहीं होगा, हमें फिक्स्ड ऑर्बिट में नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन। हाइजेनबर्ग ने बोला कि बोर की थ्योरी यहाँ पे थोड़ी सी गलत हो गई, क्योंकि उन्होंने ये बोला था हमें कि फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो हाइजेनबर्ग ने बोला नहीं, हम ये नहीं बोलेंगे कि फिक्स्ड ऑर्बिट में करेगा। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी इसमें काफी ज्यादा होगी, क्योंकि हम पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ एक्यूरेटली नहीं मेजर कर सकते। तो उन्होंने बोला हम क्या करें, हम जो हमारा एग्जैक्ट फिक्स्ड ऑर्बिट वाला जो हमारा फिक्स्ड वर्ड है, हम इसको प्रोबेबिलिटी में चेंज कर दें। हम ये बता दें कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है, संभावना यानी प्रोबेबिलिटी है। एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हम कि ये जो बोर ने बोला था फिक्स्ड ऑर्बिट कहना गलत होगा। हम नहीं बोल सकते कि फिक्स्ड ऑर्बिट में, उसी फिक्स्ड ऑर्बिट में मिलेगा इलेक्ट्रॉन, ये कहना गलत होगा। हम क्या बोल सकते हैं, हम उसकी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं कि सपोज अगर मेरा ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ का एक एरिया है, ये दूसरा शेल है। तो हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि बोर ने गलत बोला कि इसी ऑर्बिट में मिलेगा, फिक्स्ड ऑर्बिट कहना गलत होगा। हम क्या बोल सकते हैं कि सपोज हमारा ये वाला रीजन है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी इस रीजन में ज्यादा है। हम ये नहीं बोल सकते एग्जैक्टली कि इसी रीजन में होगा या इसी रीजन में नहीं होगा एग्जैक्टली, ये नहीं बोल सकते। हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पे मिलने की चांसेस यानी प्रोबेबिलिटी है। तो ये था हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब देखिए आप बोर्स मॉडल फेल क्यों हुआ, मेन यही दोनों रीजंस थे बोर्स मॉडल के। पहली बात, बोर ने ये बात नेग्लेक्ट कर दी कि मैटर में ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या फेलियर्स के रीजन क्या थे कि ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर वाज नेग्लेक्टेड। बोर ने इस चीज को नेग्लेक्ट कर दिया, बोर ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया कि मैटर में ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। और सेकंड क्या हुआ, यही फिक्स्ड ऑर्बिट वाली चीज, फिक्स्ड ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट आई एम राइटिंग हियर, फिक्स्ड ऑर्बिट कॉन्सेप्ट कि अब हम क्यों मान रहे हैं ऐसा, मतलब फेलियर का रीजन क्या हुआ, क्यों? क्योंकि बोर ने बोला था फिक्स्ड ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट कि फिक्स्ड ऑर्बिट में मिलेगा। फिक्स्ड ऑर्बिट वाली चीज अगर आपको पता है कि फिक्स्ड ऑर्बिट, तो फिक्स्ड ऑर्बिट का मतलब है कि आपको पोजीशन और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की एक्यूरेटली पता है एक जगह पर, उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी उस जगह पर आपको एक्यूरेटली पता है। हाइजेनबर्ग ने बोला कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है हमारा, वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था। तो इसलिए फेलियर क्या हुआ, फेल क्यों हुआ वो, एक तो उसने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कॉन्ट्रडिक्ट करा, क्यों? क्योंकि उसने फिक्स्ड ऑर्बिट बोला कि फिक्स्ड ऑर्बिट में होना चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा कि बोर ने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर नेग्लेक्ट कर दिया था। तो ये हमारे दो मेन रीजंस थे बोर्स एटॉमिक मॉडल फेल होने के। अब हम एग्जांपल देख सकते हैं बुक में, बुक का एग्जांपल नंबर, एक एग्जांपल हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे करेंगे और एक एग्जांपल हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का करेंगे। तो देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 2.12 ऑन पेज नंबर 46। 2.12 में हमें क्या बोला गया है, 2.12 में what will be the wavelength of a ball of mass 0.1 kg moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ निकालनी है। अब ये कब पॉसिबल है, जब आपको मास और वेलोसिटी दी हो। तो यानी कि हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला फॉर्मूला लगाना है, वो क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv। अब सिंपल फॉर्मूले में पुट करनी है, मास भी गिवन है, वेलोसिटी भी, तो निकाल लेते हैं 6.626, h की वैल्यू 10⁻34, मास कितना गिवन है हमें 0.1, वेलोसिटी कितनी गिवन है 10। सॉल्व कर लेते हैं इसको,
तो ये नीचे तो 1 ही हो गया, तो आंसर आ गया 6.626 10 raised to the power -34 meters. दिस इज आवर आंसर। एक बार डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम भी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज गिवन, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया 2.13 में। इसमें हमें वेलोसिटी की जगह काइनेटिक एनर्जी दे दी, मास गिवन है, तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी से पहले वेलोसिटी निकाल लेंगे 12 mv² यूज करके। वेलोसिटी या एक्सप्रेशन बना लेते हैं कि वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ke अपॉन m। वो तो वेलोसिटी क्या हो गई, √of 2ke/m। ये जो एक्सप्रेशन है ये आप डी ब्राउली वेवलेंथ फॉर्मूले में पुट कर देंगे, h/m, v क्या है 2ke अपॉन m। यहाँ पे √m बचेगा, तो ये क्या आ गया h/√2mke। तो ये भी हमारा एक डी ब्राउली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन है, क्या h/√2m, m मतलब मास, ke मतलब काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल नंबर 2.15 ऑन पेज नंबर 48। 2.15 में क्या बोल रहा है, माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन्स इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और क्या बोला है, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड इन मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। देखो क्वेश्चन में क्या कहना है, विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। विद इन अ डिस्टेंस बोला है, यानी कि हमें क्या दी हुई है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यानी कि हमें क्या गिवन है, डेल्टा एक्स कितना गिवन है 0.1 एंगस्ट्रॉम। हमें क्या निकालना है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। डायरेक्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाली इक्वेशन यूज करेंगे, क्या थी, डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा वी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm। 4πm डेल्टा एक्स हमें पता है, डेल्टा वी निकालना है, तो ग्रेटर देन के साइन को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4πm डेल्टा एक्स। वैल्यूज पुट कर देते हैं 6.626 10 raised to the power -34 अपॉन 4, पाई कितना हो गया 3.14, और मास कितना गिवन है। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे फोटोन गिवन है। फोटोन यानी कि फोटोन इज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमें किसका मास लेना है, 1 इलेक्ट्रॉन का मास लेना है, जो कि हमें पता है 9.11 into 10 raised to the power -31, और फिर 4πm डेल्टा एक्स हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब डेल्टा एक्स यहाँ पे एंगस्ट्रॉम्स में गिवन है, बाकी सारी चीजें हम एसआई यूनिट में ले रहे हैं, तो इसको भी हमें मीटर में लेना पड़ेगा, -10 मीटर। तो कितना हो गया, यहाँ पे कर देंगे हम 0.1 into 10 raised to the power -10। इसको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करके वैल्यू कुछ आनी चाहिए आपकी, ये तो ये वैल्यू कुछ इतनी आनी चाहिए, तो यानी कि इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, 5.79 into 10 raised to the power 6 मीटर पर सेकंड। दिस शुड बी आवर आंसर। तो चेक कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे ही हम अब नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम एंड अ स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकंड। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी ऑफ 2%, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। देखो हमें ये पता रखा है कि 2% की एक्यूरेसी से हम इसकी स्पीड मेजर कर सकते हैं, और स्पीड दी हुई है 45 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, पहले वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो हमें वेलोसिटी दी हुई है इनटू परसेंटेज एक्यूरेसी। कैसे कैलकुलेट करते हैं अनसर्टेनिटी, वेलोसिटी जो हमें गिवन है इनटू कितने परसेंट एक्यूरेसी गिवन है, कि हम कितने परसेंट एक्यूरेट तक उसको जान सकते हैं। यानी कि जैसे 45 गिवन है और 2% एक्यूरेसी गिवन है, यानी कि 2/100। ये हमारी आ जाएगी, ये जो हमारी वैल्यू आएगी आ जाएगी हमारी अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी। अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी आ गई हमारे पास, हमें मास भी पता है
और क्या गिवन है हमें, हाँ हमें मास गिवन है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आ गई, यही दोनों चीजें हमें चाहिए, यहाँ पर डाल देंगे दोनों चीजें, इन तीनों की वैल्यू हमें पता ही है। तो देखिए ये फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई एम डेल्टा वी। एम और डेल्टा वी हमें पता है, 4 और पाई और एच की वैल्यू हमें पता है, डेल्टा एक्स के लिए आंसर निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इट्स सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम रीजंस ऑफ फेलियर ऑफ बोर्स मॉडल भी डिस्कस कर चुके हैं कि बोर्स मॉडल बेसिकली मेन रीजंस क्या थे उसके फेल होने के। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम, वो क्या है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मॉडल नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज आर एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ इज आर एक्सेप्टेड एटॉमिक मॉडल जो हम आज तक यूज कर रहे हैं। ये हमारा एक्सेप्ट हुआ था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इसका कोई भी ड्रॉबैक नहीं था। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।